Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform, we are learning rDNA technology, biotechnology, and in the biotechnology, we have completed the principles chapter. And now we are studying the application. What is the application of the biotechnology? Means in the previous chapter, we came to know how the biotechnology is performed, what are the principles, what are the tools, and in this chapter, we are going to study. We are studying how we can apply those things. उन सारी नॉलेज को, उन सारे टूल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं. दीज थिंग वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर. सो इन द प्रीवियस सेशन ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ द जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या नीड है. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, आपको मैंने कंपैरिजन बताया था कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्ट जो डिमांड बर्ड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. दैट्स वाई देर इज़ अ नीड टू इंड्यूस एनी टेक्नोलॉजी. हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना पड़ेगा. बात समझ में आई. ठीक है, तो इसी फील्ड में मैंने आपको बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं. इस फिगर में, इस डायग्राम में आप आराम से देख सकते हो कि किस तरह से वी कैन डेवलप द प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक प्लांट. अब अगर स्टूडेंट को क्लियर ना हुआ हो कि ट्रांसजीन मतलब क्या होता है, तो देखो, ट्रांसजेनिक ट्रांसजीन से बना है और ट्रांस बना है ट्रांसफ़र से. जैसे इफ़ यू हैव टेकन एनी अदर डीएनए, कोई भी फॉरेन डीएनए ले लिया, ठीक है, उसको किसी वेक्टर के साथ इंसर्ट कर दिया, तो वो वेक्टर, वो मतलब डीएनए क्या हो गया, आर डीएनए हो गया. यू हैव ट्रांसफर दैट आर डीएनए, आपने उस आर डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया किसी होस्ट में. तो इस डायग्राम में अगर देखो तो हमने क्या लिया, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम लिया, बैक्टीरिया लिया. ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया देखो ले रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन. प्लांट में सबसे ज़्यादा जो एज अ वेक्टर यूज़ होता है ना, वो यही बैक्टीरियम यूज़ होता है. दिस बैक्टीरियम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू काज द ट्यूमर, आपको मैंने बता रखा है. ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम को हमने ले लिया, इसके प्लाज्मिड को निकाल के उसमें हमने आर डीएनए इंसर्ट कर दिया. समझ में आया. उसके बाद उसको किसी प्लांट सेल में हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया. प्लांट सेल में जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो तुम्हें पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो बैक्टीरियम है, इसका जो डीएनए है, मतलब इसका जो प्लाज्मिड है, उसका एक नेचर है कि ये क्या करता है, अपने जीनोम को प्लांट के जीनोम के साथ कल्चर कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है. समझ में आया. लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया है, उसमें हमने अपना एक फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया है. अब जब उसको हम प्लांट सेल में भेजेंगे तो प्लांट सेल का तो अपना खुद का जीनोम है ना, उसके साथ जो टी डीएनए है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मिल जाएगा. समझ में आया. और इस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन करेगा. जब प्लांट सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम कल्चर कर सकते हैं. आपने टिश्यू कल्चर भी पढ़ रखा है. ठीक है, इसको हम कल्चर कर सकते हैं. जब कल्चर करेंगे तो ये प्लांट एक नया प्लांट बना लेगा और इस तरह से हम एक क्या डेवलप कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट. अभी तक ये नॉर्मल प्लांट था, लेकिन हमने क्या किया, प्लांट के सेल को निकाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को लिया. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के जो प्लाज्मिड है उसमें हमने अपना डिज़ायर डीएनए ऐड कर दिया. उसके बाद इससे इन्फेक्ट कराया प्लांट सेल को. और तुम्हें पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इन्फेक्शन तो करेगा लेकिन डिजीज़ काज नहीं करेगा, ट्यूमर काज, कैंसर काज नहीं करेगा. लेकिन जो हमारा जो डीएनए है उसको ले जाके इनकॉर्पोरेट कर देगा प्लांट के जीनोम के साथ. अब प्लांट क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर एक नया डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया. बात समझ में आई. अब जब उसको हम कल्चर करेंगे तो नए प्लांट्स डेवलप होंगे, प्लांटलेट्स डेवलप होंगे और उसको हम जब सॉइल में लगाएंगे तो वो एक प्लांट डेवलप हो जाएगा और उस प्लांट को हम क्या बुलाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट. तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि हाउ वी कैन डेवलप अ ट्रांसजेनिक प्लांट. अब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट. सो मेनी ऑब्जेक्टिव कैन बी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो मैंने प्रोसीजर बता दिया. अगर आपको डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करना है, तो इन दिस वे ये एक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के थ्रू वी कैन डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट. तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वी कैन डेवलप अ ट्रांसजेनिक प्लांट. एक ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप कर सकते हैं, फिर से समझ लो. देखो, ट्रांसजीन मतलब कोई ना कोई हमारा डिज़ायर्ड जीन है, उसको हमने आइसोलेट कर लिया. अब उसको प्लांट सेल में भेजेंगे कैसे, उसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होगा. तो प्लांट सेल के लिए मोस्टली हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन. ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये क्या काज करता है, ट्यूमर या कैंसर काज करता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने मतलब जो प्लांट सेल के जो जीनोम होते हैं उसके साथ अपने जीनोम को क्या कर देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है। हमने इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। वी इंसर्टेड द डिजायर्ड डीएनए विद द प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, और उसको हमने टी बना लिया। टी मतलब ट्रांसफर डीएनए, समझ में आया? तो इस तरह से हमने एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम जो है उसके थ्रू हमने एक आरडीएनए बना लिया। अब उस आरडीएनए को किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको पता है प्लांट सेल के अंदर कैसे ही डालते हैं, बॉम्बर्ड करते हैं ना। आपने बायोलिस्टिक पढ़ रखा है, जीन गन याद आ गया, ठीक है, कि किस तरह से हम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ द बायोलिस्टिक, ये क्योंकि ये इन्फेक्शन काज कर रहा है तो ये तो अपने आप ही इंटर कर जाएगा, आपको कॉम्पिटेंट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, पहले से ही इन्फेक्ट करता आ रहा है, अभी भी इन्फेक्ट करेगा, लेकिन डिजीज काज नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने प्लांट को क्या बना दिया, प्लांट सेल को क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक बना दिया। अब उस प्लांट सेल से जब एक नया प्लांट डेवलप होगा तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, ट्रांसजेनिक हो जाएगा, उसके अंदर हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो ग्रो करेगा। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। इसी सीक्वेंस में वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर एग्जाम्पल, दैट इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। एक एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आपको मैं पूरी स्टोरी की तरह बताऊंगा उस पूरे टॉपिक को, फिर मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखो इंसेक्ट, आपको पता है अभी जल्दी में लोकस्ट का अटैक हुआ था, जब लॉकडाउन था तो आपने सुना था कि बहुत सारे लोकस्ट मतलब इंसेक्ट्स का जो झुंड था, ठीक है, जो ग्रुप में चलते हैं, उन्होंने क्या किया, हैवॉक कास्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस थे हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। आपने देखा भी था बहुत सारी क्रॉप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम एज बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, दोज इन्फेक्ट द प्लांट, जो प्लांट पे उनके प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो नीड क्या है, हमें प्लांट को बचाना है किससे, इंसेक्ट से। उसका एक रास्ता और है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं कि वी कैन यूज़ इंसेक्टिसाइड, हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें, केमिकल्स को लें, स्प्रे कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि उस केमिकल के स्प्रे से हो सकता है कि वो इंसेक्ट की डेथ हो जाए, लेकिन उस इंसेक्ट के साथ साथ बहुत सारे और भी इंसेक्ट मर जाएंगे जो पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे लिए यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए, उनकी भी डेथ हो जाएगी, पहला। दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसका, कि वो जो केमिकल हमने यूज़ किया है दैट विल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देगा, वो बहुत सारी डिजीजेस काज कर देता है, समझ में आया। और एक प्रॉब्लम और है, एक बार हमने स्प्रे तो कर दिया, पता लगा रेन हुई, बारिश हुई, वो केमिकल फिर से क्या हो गया, पूरी तरह से वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, फिर से हमें केमिकल को स्प्रे करना पड़ेगा। तो बार बार हमें केमिकल का क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं प्लांट पे, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो यूज़फुल इंसेक्ट को भी मार देता है और वो वैनिश हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बार बार हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। अब उसका बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कितने कंसंट्रेशन में उसको यूज़ करना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ कर दिया तो प्लांट की डेथ हो गई, ठीक है, और उसके बाद वो फूड चेन में एंटर कर गया और पॉल्यूशन काज कर दिया, क्लियर है। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका सॉल्यूशन क्या है, वी हैव, अब इसके लिए हमने एक बैक्टीरियम ढूंढा जिसका नाम है बैसिलस थोरेंजिएंसिस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, बैसिलस थोरेंजिएंसिस। ये बैक्टीरियम है, कहाँ पे मिलता है ये बैक्टीरियम, सॉयल, इसीलिए लिखा हुआ है सॉयल बैक्टीरियम। तो हमने एक बैक्टीरियम ढूंढा, सॉयल बैक्टीरियम, जिसका नाम क्या है, बैसिलस थोरेंजिएंसिस, ठीक है। बैसिलस थोरेंजिएंसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट प्रोड्यूस प्रोटीन, ये एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, नॉट ऑल इंसेक्ट्स, याद रखना, इट कैन किल सर्टेन इंसेक्ट्स। मतलब जो बैक्टीरियम है उसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन देखी गई कि उस प्रोटीन से जो इंसेक्ट्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, सर्टेन इंसेक्ट्स। कौन कौन से इंसेक्ट्स की, लेपिडोप्टेरेंस जैसे टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं। कोलियोप्टेरेंस जैसे बीटल्स, डायप्टेरेंस में फ्लाइज और मॉस्किटोस। मतलब इतने सारे इंसेक्ट्स के लिए ये स्पेसिफिक है और किसी इंसेक्ट को ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इट विल इफेक्ट ओनली ऑन दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, क्लियर है, समझ में आया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इस प्रोटीन के हम क्रिस्टल्स बना लें और उसको स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, तब तो ठीक है।
लेकिन जब स्प्रे करेंगे तो वो फिर से वैनिश हो सकता है। मतलब प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुआ। आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बीटी के बारे में पढ़ रखा है, मैंने वहाँ पे भी बताया था बीटी के बारे में कि वी कैन यूज़ दिस बैक्टीरियम इन द एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इस बैक्टीरियम का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने बताया था कि यू विल स्टडी मोर अबाउट इट इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो उसकी बारी आ गई है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, इंसेक्ट्स अटैक कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा, ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड यूज़ किया। इंसेक्टिसाइड यूज़ करने का उसका इफेक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब बैड इम्पैक्ट आने लगे प्लांट पे, एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं था। तो हमने इसका बायोटेक्नोलॉजी में सॉल्यूशन ढूंढने गए, तो सबसे पहले हमने एक बैक्टीरियम के बारे में पता लगाया दैट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच किल सर्टेन इंसेक्ट। वो कुछ इंसेक्ट्स को किल कर देता है। अब तुम कहोगे सर वो बैक्टीरिया खुद अब क्यों नहीं मर जाता, क्योंकि वो जो प्रोटीन है ना वो क्रिस्टल प्रोटीन है पहला। ठीक है, और वो इनएक्टिव होती है। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इट इज़ इनएक्टिव। ये प्रोटीन इनएक्टिव होती है। एज इट एंटर इन द इंसेक्ट, जैसे ही इंसेक्ट इसको खाता है, क्योंकि वो लीफ को खाएगा तो लीफ में प्रोटीन होगी। ठीक है, मतलब वो केमिकल होंगे। वो केमिकल जैसे ही उसकी बॉडी में जाएगा वहाँ पे उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, और उस एल्कलाइन पीएच से ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एज इट विल गेट एक्टिव इट विल किल द इंसेक्ट। तो इट किल द इंसेक्ट बट नॉट द बैक्टीरियम। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में कि वाई द दिस प्रोटीन इंसेक्टिसाइड प्रोटीन, ठीक है, किल द इंसेक्ट बट नॉट द बैक्टीरियम वेयर इट इज़ फाउंड। जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसको नहीं किल कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, और ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन है, इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है। और कब एक्टिव होता है, जब ये इंसेक्ट्स के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे इसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, एल्कलाइन पीएच कंडीशन मिलती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी स्टोरी समझ में आई। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब बायोटेक्नोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, आपको पता है अगर ये प्रोटीन बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो रही है तो फ्यू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दिस प्रोटीन। आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर में पढ़ रखा है कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए आरएनए, और उस आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन यूज़ दैट जीन, आप उस जीन को यूज़ कर सकते हो। और आपने प्रिंसिपल में पढ़ के आ रहे हो तो वी कैन कट द डीएनए, हम स्पेसिफिक डीएनए को कट करके आइसोलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वी कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे अप्लाई किया, वी हैव यूज्ड द क्रिस्टल जीन, मतलब जीन्स को यूज़ किया दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। हमने उस जीन को ही आइसोलेट कर लिया। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद उसको किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्लांट के साथ, प्लांट सेल के साथ। अभी मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था कि कैसे प्लांट सेल के साथ हम किसी भी जीनोम को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, बीटी के उस जीन को जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसको निकाल के उसको प्लांट सेल के साथ क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया तो प्लांट क्या हो गया, बताओ, अभी आपने पढ़ा है, ट्रांसजेनिक हो गया। क्लियर है, प्लांट बिकम ट्रांसजेनिक। ठीक, when the plant will grow the plant will itself produce insecticidal protein। जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अभी तक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था अब कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लांट। समझ में आया। और जब प्लांट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी लीव्स में वो केमिकल प्रेजेंट होगा, उसके अदर पार्ट में वो केमिकल प्रेजेंट होगा। जैसे ही इंसेक्ट आएगा उसके लीफ को कट करेगा, खाएगा, जैसे ही वो केमिकल इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचेगा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच की वजह से, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। और ओनली द सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स विल बी इफेक्टेड, नॉट ऑल। तो हमारा क्या हो गया, हमने एक नैरो रेंज, एक सर्टेन रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को मार दिया विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके वी कैन डेवलप अ ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। बात समझ में आई। तो हाउ वी कैन डेवलप द इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ बैसिलस थोरेंजिएंसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसको कॉटन के प्लांट में यूज़ किया था। अब कॉटन के प्लांट को क्या बुला सकते हैं, बीटी कॉटन। क्यों, क्योंकि हमने कॉटन में किसके जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, बैसिलस थोरेंजिएंसिस के जीन्स को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बीटी कॉटन। इसीलिए इसको हम इसको क्या बुलाते हैं, बीटी कॉटन। क्लियर है। वंस इंसेक्ट इंजेस्ट द क्रिस्टल प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन,
it is converted into active form because of the alkaline pH in the alimentary canal. जैसे एलिमेंट्री कैनाल में एक्टिव होगा ये परफोरेट कर देगा, ठीक है, परफोरेट कर देगा इंटेस्टाइन को। किसके इंटेस्टाइन को? इंसेक्ट के इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देगा और उसकी डेथ काज हो जाएगी। समझ में? थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग बीटी टॉक्सिन जीन को हमने आइसोलेट किया। कहाँ से? बैक्टीरियम से ही करेंगे। इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स जैसे कॉटन के, ठीक है। अब उसके साथ वो जीनोम ऐड हो गया। अब पता है आपको कि अगर उसके साथ जीनोम ऐड कर दिया तो प्लांट इटसेल्फ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करने लगेगा? प्लांट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। अब वो प्लांट अगर खुद प्रोड्यूस करने लगा तो हमें बार बार उसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई अ जीन जिसका नाम है क्राई। कभी कभी एग्जाम में आता है कैपिटल CRY और स्मॉल CRY, ये ऐसे लिखा रहता है और पूछता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, कहीं नोटबुक में लिख लेना, अगर कैपिटल CRY लिखा है तो जान लेना ये क्या है? प्रोटीन है। और अगर स्मॉल CRY लिखा है तो समझ लेना ये जीन्स है। तो जीन्स को किस लेटर से लिखते हैं? स्मॉल से। और प्रोटीन को किस लेटर से लिखते हैं? कैपिटल से, ठीक है। तो किस जो क्राई जीन है इसको हमने आइसोलेट कर लिया। क्राई का मतलब क्रिस्टल, ठीक है। क्राई, अब दो टाइप के जीन्स होते हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AB। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, ठीक है। क्राई 1AC, क्राई 2AB। इसको हमने इन दोनों जीन्स को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? कॉटन बॉल वॉर्म। आपकी बुक में एक टाइप का इंसेक्ट लिखा होगा बॉल वॉर्म, ठीक है। अगर कॉटन में कौन से इंसेक्ट लग रहे हैं? बॉल वॉर्म। तो यू कैन यूज़ दीज टू जीन, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ठीक है। उसको किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे? कॉटन प्लांट के साथ। और कॉटन प्लांट क्या बन जाएगा? ट्रांसजेनिक बन जाएगा, ठीक है। और ट्रांसजेनिक प्लांट को जैसे ही ये इंसेक्ट कॉटन बॉलवॉर्म कट करेगा तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? और इस तरह से जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है, जो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं जिससे हमें कॉटन मिलती है, वो इन्फेक्टेड नहीं होगी और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ इट इज़ कॉल्ड BT कॉटन, इसीलिए उसको हम क्या बुलाते हैं? BT कॉटन। जैसे हमने BT कॉटन प्रोड्यूस किया है ना, ऐसे ही BT ब्रिंजल भी प्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक उसको पूरी तरह से अप्रूवल नहीं मिला। अभी जल्दी में किसी फार्मर ने उसको ख़रीद लिया था और उसको ग्रो किया था, उसके लिए कंप्लेन हो गई थी कि आपने बिना परमिशन के BT ब्रिंजल को ग्रो किया है अपनी क्रॉप में, अपनी फील्ड में, ठीक है। तो उसको मना है, मतलब पूरी तरह से अभी बैन है उस पर। बाद में जब साइंटिस्ट को लगेगा कि ये मतलब पूरी तरह से सही है तब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। BT ब्रिंजल जैसे BT कॉटन है ऐसे ही BT ब्रिंजल भी प्रोड्यूस की जा चुकी है। BT कॉटन का तो यूज़ होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ कॉल्ड BT कॉटन। सिमिलरली ऐसे ही एक जीन और होता है, याद रखना आपके घर में एक ही AC है, क्राई 1AC, मतलब क्राई 1AC एक ही जीन है, लेकिन क्राई 2AB ये दो हैं। क्राई 2AB भी है और क्राई 1AB भी है। समझ में आई बात? मैं क्या याद कराना चाहता हूँ आपको कि देखो 3 टाइप के जीन्स आपके सिलेबस में हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ठीक है। तो क्राई 1AC और क्राई 2AB किसके लिए यूज़ करते हैं? कॉटन में बॉल वॉर्म के लिए। और अगर हम क्राई 1AB यूज़ कर रहे हैं तो कॉर्न के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न आप जानते ही हो, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को क्या बुलाएंगे? BT कॉर्न, क्योंकि हमने उसके अंदर बैसिलस thuringiensis का कौन सा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया? क्राई 1AB। किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया? कॉर्न के साथ, इसीलिए प्लांट क्या हो गया? BT कॉर्न। क्लियर है? एज द इंसेक्ट विल बाइट द लीफ, जैसे ही वो लीफ को बाइट करेगा, क्योंकि ये केमिकल अब प्लांट के जीनोम के साथ ऐड हो गया है, ठीक है, वो जीन इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो उसकी बॉडी में वो केमिकल स्प्रेड हो चुका है पूरी तरह से। जैसे ही वो लीफ को बाइट करेगा वो केमिकल उसकी बॉडी में जाएगा और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से वी केम टू नो द एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द डेवलपिंग ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले आपको एक स्टोरी की तरह बताया कि ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसका ये सॉल्यूशन है ट्रेडिशनल में, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम बायोटेक्नोलॉजिकली कैसे हम दे सकते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से सेशन को यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट दोनों ही समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे मैं जिस तरह से मैं स्टोरी बता रहा हूँ वैसे ही समझना, ठीक है। सबसे पहले समझो कि पेस्ट क्या होते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में आल्सो नोन एज पेस्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम पेस्ट बुला सकते हैं। इंसेक्ट और पेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनके मोड ऑफ इन्फेक्शन में, उनके मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
ठीक है, जिनको हम पेस्ट बुलाते हैं। क्लियर है? उसी का एक एग्जाम्पल है पेस्ट का, जिसका नाम है निमेटोड। एक निमेटोड देखा गया, दैट इज मिलाइडोजाइन इनकॉनजेनिशिया। इसका नाम है मिलाइडोजाइन, ठीक है, इनकॉनजेनिशिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये किसका नाम है? निमेटोड को, ये निमेटोड का नाम है। ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? टोबैको की प्लांट को। अब देखो, टोबैको का प्लांट है, उसकी रूट में ये निमेटोड एंटर कर जाते हैं, उसकी रूट के सेल्स में, याद रखना, रूट के अंदर। अब रूट के अंदर पहुंच गए, रूट के अंदर पहुंच के ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वहाँ जो निमेटोड के जो स्पेसिफिक जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो टोबैको का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रहे हैं। मतलब टोबैको की रूट अगर इन्फेक्ट हो जाएगी, देन द प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस तरह से जो निमेटोड है मिलाइडोजाइन इनकॉनजेनिशिया, वो किसकी रूट को इन्फेक्ट कर रहा है? टोबैको के, और उसके इल्ड को रिड्यूस कर दे रहा है। इल्ड मतलब प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दे रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। निमेटोड कहाँ पे एंटर हो चुका है? टोबैको प्लांट की रूट में एंटर हो चुका है, ठीक। और वहाँ पे अपने अब इसके जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस इन द सेंस, जैसे अगर डीएनए है, आपको पता है जो डीएनए है ये क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना एक्सप्रेशन, ठीक है। और आरएनए बाद में क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है? जैसे ये मान लो मैंने एक पेन ले ली, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, इस पेन से जो लिख रहा हूँ वो जान लो हार्मफुल है, वो ख़राब है। आप इसको रोकना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पेन लिखे ना, और ये पेन ऑलरेडी है किसी के पास जो चल रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि इसका चलना बंद हो जाए, तो इसके चलने बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, जो चला रहा है उसी को मार दो। दूसरा क्या कर सकते हो? एक ऐसी कैप बना सकते हो, ठीक है, जो जाके इससे अटैच हो जाए, क्योंकि जब इसके साथ कैप अटैच हो जाती है तो ये लिख नहीं पाएगा। ये देखो, अब ये लिखेगा नहीं, जब इसकी कैप हट जाएगी तो ये लिखने लगेगा। तो आपको ऐसी कैप बनानी है जो इसकी नेचुरल कैप की तरह है। वो कैप जाके इससे क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, और जब ये कैप इससे जाके अटैच हो जाएगी तो ये इसको लिखने से रोक देगी। बात समझ में आई? ठीक है। ये थोड़ी सी स्टोरी है मेरी। एक पेन है जो हार्मफुल है, जो भी लिख रही है वो हमारे लिए ख़राब है, डेंजरस है हमारे लिए। जो भी लिख रही है, पता नहीं क्या लिख रही है, उसको हमें रोकना है लिखने से। तो हमने क्या किया? एक नेचुरल कैप की तरह ही एक और कैप प्रोड्यूस किया, जिसको भेज दिया। ये कैप जाके इस पेन के साथ अटैच हो गई और इसको लिखने से इसने रोक दिया, मतलब इसको साइलेंट कर दिया। समझ में आया? ऐसा ही कुछ आपने मॉलिकुलर में पढ़ रखा है। आपने मॉलिकुलर में पढ़ा था कि 2 डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओनली वन स्ट्रैंड अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन, जिसको टेम्पलेट बुलाते हैं। दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता, जिसको कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। सेंस और एंटी सेंस आपने पढ़ रखा है। बात समझ में आई? ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो ये निमेटोड है, ठीक है, उसके जो स्पेसिफिक जीन है वो सेंस स्ट्रैंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एंटी सेंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही सेंस स्ट्रैंड जो है, सॉरी, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वही आरएनए प्रोड्यूस करके प्रोटीन बना रहा है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। मतलब पेन के 2 पार्ट हैं, एक ये वाला और एक कैप। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये बेकार है, इसको बोलते हैं कोडिंग। और ये क्या है? टेम्पलेट है। समझ में आया? आपको टेम्पलेट को क्या करना है? जो आरएनए है इसको रोकना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना पड़ेगा। और ये आरएनए जब जाएगा तो उस आरएनए से, निमेटोड के आरएनए से अटैच हो जाएगा और उसको रोक देगा प्रोटीन सिंथेसिस करने से। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर से देखो, निमेटोड कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट में प्रेजेंट है। किसकी रूट में प्रेजेंट है? टोबैको की रूट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके जो जीन है, निमेटोड के जो जीन हैं, वो दोनों ही मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। मतलब जो डीएनए है निमेटोड का, वो क्या बना रहा है? आरएनए, ठीक है, वो आरएनए बना रहा है। क्लियर है? वो आरएनए बना रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आपको क्या करना है? आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो? आप इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा सकते हो। मतलब जो डीएनए आरएनए बना रहा है, एकदम इसी आरएनए का आप कॉम्प्लीमेंट्री बना लो और उसको भेज दो। जब वो उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को आप एंटर करोगे उसमें, तो वो जाके निमेटोड के आरएनए से क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। और जब उसको बाइंड कर देगा तो आरएनए को एक्सप्रेस होने नहीं देगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होने नहीं देगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा। आपने मॉलिकुलर में पढ़ रखा है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन रुक जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस।
या साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। तो कौन सी हमने स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई? आरएनए को साइलेंट करने की। किसके आरएनए को साइलेंट करना है? निमेटोड के आरएनए को साइलेंट करना है। उसके आरएनए को साइलेंट करने के लिए हमें वैसा ही आरएनए, उसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस करना पड़ेगा बाहर, और जब हम उसको सिंथेसिस करके उसमें भेजेंगे तो वो उसके आरएनए से जाके बाइंड हो जाएगा और उसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, मतलब उसको साइलेंट कर देगा। समझ में आया? तो नॉवेल स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे क्या है? टू साइलेंट द स्पेसिफिक आरएनए। हमें निमेटोड के आरएनए को क्या करना है? साइलेंट करना है, उसको रोकना है एक्सप्रेस होने से। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। आप देखो आगे बढ़ो। आरएनए आई, आरएनए आई का मतलब यहाँ पे आई का मतलब है इंटरफेरेंस। आपको पता है ना, इंटरफेयर करना, ठीक है, इंटरफेयर किसी चीज़ से इंटरफेयर करना। अगर कोई कुछ कर रहा है, आपने जाके उसको पकड़ लिया, जैसे लड़ाई वड़ाई कहीं होती है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पकड़ लेता है, मारो नहीं मारो नहीं, उससे उसको गुस्सा और बढ़ता है, आपने देखा होगा, ठीक है, नहीं अभी मैं मारूंगा, भले ही मैं मारने, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ लिया तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको लग गया अब तो लोग मेरे साथ आ गए। समझ में? एकदम वैसे ही यहाँ पे इंटरफेयर। तो वो जो फ्रेंड है जो गुस्सा हो गया है, उससे वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है और उसको रोक रहा है कि भैया रुक जाओ, मारो नहीं, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आ गया होगा। इसीलिए अगर हम आरएनए वहाँ पे भेजेंगे तो वहाँ पे जो निमेटोड का आरएनए पहले से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, उसको जाके वो उससे बाइंड हो जाएगा और उसको इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस। तो आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस इज द फिनोमिनन ऑफ इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग मतलब रोकना, एक्टिविटी ऑफ अ जीन, ठीक है, किसी जीन की एक्टिविटी को रोकना थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस, ठीक है। तो सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस अगर दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे तो कौन सा आरएनए बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। किसके एमआरएनए को हमें साइलेंस करना है? वही निमेटोड के, ठीक है, क्लियर है। स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए। आपको पता है एक आरएनए अगर दूसरे आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो वो अपने आप को मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा, ठीक है। दैट बाइंड टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन को रोक लेगा। इसी को बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। आप इसको दोनों नाम दे सकते हो, आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए साइलेंसिंग। क्लियर हो गया? स्टोरी समझ में आ गई कि हमें बेसिकली क्या करना है? आरएनए को साइलेंट करना है। आरएनए जो निमेटोड का आरएनए जो ऑलरेडी टोबैको प्लांट में है, हमें उसको इस तरह से करना है कि हम जो डीएनए, कुछ ऐसा डीएनए अंदर भेज दें कि वो भी उसी तरह का एमआरएनए प्रोड्यूस करे। तो दोनों ही एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और दोनों ही एमआरएनए डीएस आरएनए बना देंगे और आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से निमेटोड अपने इस जीन को इंट्रोड्यूस करेगा और इधर से हमारा जीन इंट्रोड्यूस करेगा आरएनए को, और दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। कहेगा लो तुम्हें हम ट्रांसलेशन करने ही नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, समझ में आ गई बात? स्टोरी क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किसके कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए? निमेटोड वाले के। ठीक है, अब तुम कहोगे सर निमेटोड का आरएनए पता कैसे लगेगा? अरे भाई निमेटोड को निकाल लो, बायोटेक्नोलॉजी के लिए सब पॉसिबल है। तुम भले ही ना कर पाओ, ठीक है, लेकिन सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है। आप निमेटोड के स्पेसिफिक जीन को निकाल लो, उससे आरएनए जब बनवाओगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, ये सब तो पता लगा सकते हो ना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? पता लगा सकते हो। चलो, द सोर्स ऑफ, अब हमने पता लगा लिया कि इसके वो जो आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास ये बेसिस लगे हुए हैं। अब हमें उसी बेसिस के अकॉर्डिंग हमें अपना जीन को तैयार करना है, बाहर से उस जीन को तैयार करना है। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस। ऐसे वायरसेस को ढूंढेंगे जिनके पास एज अ आरएनए जीनोम हो। तो तुम्हें पता है आरएनए जो है वाया डीएनए रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले आरएनए अपने आप को किस में चेंज करता है? डीएनए, तब रेप्लिकेट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे वायरसेस को ढूंढेंगे जिनके पास आरएनए एज अ जीनोम हो, मतलब रेट्रो वायरसेस। या तो मोबाइल जीन ढूंढ लें। आपको मैंने प्रीवियस सेशंस में बता रखा है कि मोबाइल जीन्स होते हैं। मोबाइल जीन्स मतलब ट्रांसपोजन्स, जो अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं। आपने मोबाइल जीन को यूज़ कर लिया, अब वो प्लेस चेंज करेगा और जाके उसी आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। किसके आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा? निमेटोड के आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा।
क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहाँ से लेके आएंगे, क्या सोर्स होगा, या तो वो रेट्रोवायरसेस होंगे या तो हम कहाँ से ले आएंगे, ट्रांसपोजन से ले आएंगे। देखो लिखा हुआ है दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, वो आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करता है। आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा, तब रेप्लिकेट करेगा, तब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो 2 टाइप के आरएनए बनाएगा, सेंस और एंटीसेंस, और एक आरएनए जाके नेमेटोड के आरएनए से अटैच हो जाएगा, कहेगा आप तुम्हें एक्सप्रेस होने नहीं देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, आरएनए को साइलेंट करना है। किसके आरएनए को साइलेंट करना है, नेमेटोड के, ठीक है। उसको साइलेंट करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ढूंढना पड़ेगा। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसका ढूंढ लिया। कहाँ से ढूंढ लिया, वायरसेस से या ट्रांसपोजन से, ठीक है, जो अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि ये जो मेथड है ना, इसको हम किसी भी और मतलब ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एज अ सेलुलर डिफेंस भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो किसी की बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाए, ठीक है, कोई बैक्टीरियल मतलब या बैक्टीरिया है या वायरस है जो डिजीज़ काज कर रहा है, वो एंटर हो चुका है। अगर हम उसी के जीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री की तरह और आरएनए उसके बॉडी में एंटर कर दें, तो क्या वो जो स्पेसिफिक पैथोजन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसी की बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा दिया। जैसे मैंने एक स्कैप का एग्जांपल लेके बताया, सबसे पहले मैंने एक पेन का एग्जांपल लेके बताया था कि हमने इस पेन को लिखने से ही रोक दिया, इसको कैप लगा के इसको सप्रेस कर दिया, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करवा दिया, बंद कर दिया। अब ये ना कैप निकलेगी ना ये लिख पाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। सेम एज अगर हमें किसी को किसी डिजीज़ से बचाना है तो ये स्ट्रेटजी भी हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, कि अगर हम वैसे ही कुछ जीन्स बना के बॉडी में एंटर कर दें, सेल में एंटर करा दें, तो वहाँ पे जो पैथोजन है वो जब आरएनए प्रोड्यूस करेगा और हमारा जो जीन आरएनए प्रोड्यूस करेगा, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और इस तरह से ये स्ट्रेटजी किस में काम आएगी, सेलुलर डिफेंस में, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा होगा कि इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस, सेलुलर डिफेंस इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक में एज अ सेलुलर डिफेंस यूज हो सकता है, तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब आ जाओ यूजिंग, अब इसको पूरे स्टेप को लिखेंगे कैसे। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, आपको मैंने बताया था मोस्टली प्लांट के केस में हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हमने कहाँ से आइसोलेट किए हैं, वायरसेस से या ट्रांसपोजन से, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट प्लांट में, ठीक है। होस्ट प्लांट में ऑलरेडी नेमेटोड के जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट, इंट्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो दोनों ही आरएनए प्रोड्यूस करे, आरएनए भी सेंस आरएनए भी प्रोड्यूस करे और एंटी सेंस भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो उसमें से एक आरएनए जाके नेमेटोड के स्पेसिफिक आरएनए से बाइंड हो जाएगा। These two RNAs being complementary to each other formed a dsRNA, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दैट इनिशिएटेड आरएनएआई, जो किसको क्या स्टार्ट करेंगे, आरएनएआई, आरएनए के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, नेमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को जाके साइलेंट कर देंगे, उससे जाके बाइंड हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा है अब तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जैसे एक्सप्रेशन उसका रुकेगा, जो टोबैको प्लांट होगा उसकी जो एल्ड जो रिड्यूस हो गई थी वो रिकवर हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग ने इस सेशन में क्या पढ़ लिया कि हाउ वी कैन डेवलप द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में एग्जाम्पल क्या लिया हमने, टोबैको का। उसमें कौन सा निमेटोड लगा था, मिलेटोजाइन इनकोनजिनीशिया। कौन सी स्ट्रेटजी हमने इन्वॉल्व की, आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, या उसी को बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। कैसे करते हैं, स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, और एक आरएनए जाके जो नेमेटोड का आरएनए है उसके साथ बाइंड हो जाता है और दोनों बाइंड होके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ट्रांसलेशन नहीं शो कर पाता, और इस तरह से जो पैथोजन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। द कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वाज दैट पैरासाइट मतलब वही नेमेटोड कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected. अब उसको प्रोटेक्शन की बाहर से ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर हमने ऐसे प्लांट डेवलप कर लिए तो ऐसे प्लांट में पैथोजन लगेंगे तो वो पैथोजन खुद कर नहीं पाएंगे। तो
इस तरह से हमने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप कर लिया। क्लियर हो गई? तो इस तरह से सेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी की तरह बताया, थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होके बैठोगे, टिपिकल टॉपिक तो है लेकिन मैंने इसको बहुत ईजी बना के आपको समझाया है, समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। लव यू, गुड बाय।